हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूं जो हमारी रामचरण शर्मा की बुक से प्राचीन भारत की सीरीज चल रही है, उसका चैप्टर नंबर 17 है। ठीक फ्रेंड, इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 16 तक देख लिए थे। ठीक फ्रेंड, लास्ट वीडियो मैंने आपको दो चैप्टर इकट्ठे करवाए थे, 15 और 16। अगर वो किसी ने ना देखा हो तो जाके चैनल की प्ले लिस्ट में देख ले। ठीक फ्रेंड्स, तो इस चैप्टर में हम देखेंगे बुद्ध काल में राज और वर्ण व्यवस्था क्या थी। ठीक फ्रेंड्स, जो बुद्ध वगैरह की जो वीडियो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म की, वो मैंने आपको करा दी है। लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे बौद्ध काल में क्या कुछ राज्य व्यवस्था थी और क्या कुछ वर्ण व्यवस्था थी। ठीक फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो के ऊपर। ठीक फ्रेंड्स, अगर किसी को क्वालिटी का इशू हो तो वो 480 पिक्सल पे देख ले, बहुत ही अच्छा दिखाई देगा। और किसी को वॉइस की प्रॉब्लम हो, अगर किसी को ज़्यादा तेज़ लग रही हो तो वो थोड़ा स्लो करके देख ले। यूट्यूब में ऑप्शन होता है वॉल्यूम में स्पीड कम करने का और डिक्रीज़ करने का। ठीक फ्रेंड्स, अगर किसी को ज़्यादा तेज़ लग रही हो तो कम कर ले, अगर किसी को कम लग रही हो तो 150, 1.50 या फिर 1.75 या फिर 2 की स्पीड पे देख ले। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 17 बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एकदम कहानी की तरह। ठीक फ्रेंड्स, तो देखेंगे नगरीय द्वितीय नगरीकरण। ठीक फ्रेंड्स, पुरातत्व के अनुसार ईसा पूर्व 6ठी सदी। ठीक फ्रेंड्स, 6ठी सदी की बात हो रही है। उत्तरी काला पोलिसदार मृदबांड अवस्था का काल माना जाता है। ठीक फ्रेंड्स, इसी काल में ये जो उत्तरी काला पोलिसदार मृदबांड वगैरह है ना, इनका काल 6ठी सदी माना जाता है। ठीक फ्रेंड्स, और ये कोई ब्रिटिश लेखक थे, इनका देखते हैं NBPW। ठीक फ्रेंड्स, NBPW अर्थात नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड बियर कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए क्या कहते हैं, पक्की ईंट और छल्लेदार कुओं का प्रयोग इस काल के मध्य में अर्थात ईसा की तीसरी सदी से शुरू हुआ। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ 6ठी सदी की बात हो रही है, लेकिन यहाँ बोला है कि इस काल के मध्य में छः का आधा मतलब तीसरी सदी की बात हो रही है मध्य में। ठीक फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं। यहाँ पर तीसरी सदी में पक्की ईंटों और छल्लेदार कुओं का प्रयोग हुआ था तीसरी सदी में। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। हड़प्पाई नगर ईसा पूर्व 1900 के आसपास अंतिम रूप में विलुप्त हो गए थे। ठीक फ्रेंड्स, मतलब 19वीं ईसा पूर्व आते आते ना हड़प्पाई मतलब जो पूरी तरह है ना ख़त्म हो चुके थे। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद लगभग क्या कहते हैं, इसके बाद लगभग 1400 वर्ष तक भारत में कोई शहर नहीं खोजा गया या पाया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ईसा पूर्व 5वीं सदी में गंगा के मैदान में नगरों के प्रकट होने के साथ ही भारत में द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत हुई। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। पाली और संस्कृत ग्रंथों में अनेक नगरों को खोद निकाला गया। ठीक फ्रेंड्स, पाली और संस्कृत ग्रंथों में अनेक नगरों को खोद निकाला गया। अब वो नगर देखेंगे कौन कौन से खोद निकाले गए थे, जैसे कौशाम्बी। ठीक फ्रेंड्स, कौशाम्बी, श्रावस्ती, अयोध्या, कपिलवस्तु, वाराणसी, वैशाली, राजगीर, पाटलिपुत्र और चंपा। ठीक फ्रेंड्स, जो ये राज्य हैं जैसे मैंने बताया, कौशाम्बी पीछे है, कौशाम्बी, श्रावस्ती, इनकी राजधानी आप याद रखना खासकर। ठीक फ्रेंड्स, खासकर इस चंपा की तो बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। इसकी राजधानी थी अंग। आगे देखते हैं। शिल्पी। ठीक फ्रेंड्स, ये शिल्पी वगैरह थे। शिल्पी उनको कहते हैं जो हाथ से मतलब जब अपने हाथ की सफाई से या फिर हाथ से अपने कार्य करते हैं। ठीक फ्रेंड्स, जैसे कि ये कारपेंटर वगैरह हो गया, जिसे बढ़ई भी बोलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, जो अपने हाथ की कला से काम करते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। शिल्पी और बणिक होते हैं बणियाँ। ठीक फ्रेंड्स, शिल्पी और बणिक दोनों अपने अपने प्रमुख के नेतृत्व में श्रेणियाँ बनाकर रहते थे। ठीक फ्रेंड्स, ये शिल्पी थे और ये मतलब ये कारीगर वगैरह होंगे। ठीक फ्रेंड, और ये बणिक बनिया ये अपने प्रमुख के नेतृत्व में श्रेणियाँ बनाकर रहते थे या ग्रुप बनाकर रहते थे। ठीक फ्रेंड, ग्रुप बनाकर सुसंगठित थे या रहते थे। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। हमें शिल्पियों की 18 श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। शिल्पी और बणिक दोनों अपने अपने नियत भागों में रहते थे। ठीक फ्रेंड्स, मान लो ये जहाँ भी रहते होंगे ना, तो इनके बीच वो होगा कि भाई इतना हमारा हिस्सा है, तुम इधर नहीं आओगे और हम उधर नहीं जाएंगे। ठीक फ्रेंड्स, मतलब कोई बाउंडेशन थी। तो वही बताया गया कि शिल्पी और बणिक दोनों नगरों में अपने अपने नियत भागों में रहते थे। ठीक फ्रेंड्स, कि तुम हमारे इधर नहीं आओगे, हम तुम्हारे उधर नहीं जाएंगे। आगे देखते हैं। शिल्पियों द्वारा बनाई गई वस्तुएं, कपड़ा, हाथी दांत की वस्तुएं, बर्तन आदि सामान रहते थे। ठीक फ्रेंड्स,
आगे चलते हैं वाराणसी। वाराणसी बुद्ध के युग वाराणसी बुद्ध के युग का बड़ा व्यापार केंद्र था। ठीक फ्रेंड्स, वाराणसी बुद्ध के युग का बड़ा व्यापार केंद्र था, कौशल और मगध। ठीक फ्रेंड्स, अब जो ये व्यापार वगैरह थे ना, व्यापारी देखना कहाँ कहाँ जाते थे अपना सामान वगैरह बेचने या खरीदने के लिए। कौशल मगध के बणिक। ठीक फ्रेंड्स, बणिक माने बनिया, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है यूपीपीसीएस में मिलान करने के लिए। ठीक फ्रेंड्स, बणिक होता था बनिया। कौशल और मगध के बणिक मथुरा होते हुए उत्तर की ओर। ठीक फ्रेंड्स, कौशल और मगध के जो बनिए वगैरह होते थे ना व्यापारी, वो मथुरा होते हुए उत्तर की ओर तक्षशिला तक पहुंच जाते थे। मथुरा से दक्षिण और पश्चिम की ओर बढ़ते बढ़ते उज्जैन और गुजरात और समुद्री तटों तक पहुंच जाते थे अपना व्यापार करने के लिए। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं मुद्रा के प्रचलन से व्यापार का बढ़ावा हुआ। ठीक फ्रेंड्स, इनके टाइम पे मुद्रा वगैरह चल गई होगी, सिक्के वगैरह, वही बताया गया कि इनके प्रचलन से व्यापार को काफ़ी अच्छा बढ़ावा मिला है, बेनिफिट मिला होगा। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। वैदिक ग्रंथों में निष्क और शतमान शब्द मुद्रा के नाम से जाने जाते थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, कई बार यूपीपीसीएस एग्जाम में पूछा जाता है। ये निष्क क्या था, तो ये सोने का सिक्का होता था। ठीक फ्रेंड्स, और ये शतमान भी। ठीक फ्रेंड्स, इन दोनों को याद रखना, और ख़ासकर इस निष्क को, क्योंकि जब मैं टेस्ट सीरीज लाऊंगा ना, वो 700 क्वेश्चनों की मैंने इसी ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही पिक किए हुए हैं। ठीक फ्रेंड्स, देखते हैं आप लोग कितना पसंद करते हो उसको, तो इसे याद रखना, ये निष्क सोने का एक सिक्का होता था। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। वैदिक काल में लेन देन का वैदिक काल में लेन देन का काम वस्तु विनिमय प्रणाली और कभी कभी पशुओं का इस्तेमाल भी मुद्रा की तरह किया जाता हुआ कई बार। ठीक फ्रेंड्स, बताता हूँ इन लाइनों का मतलब। कई बार जब व्यापार करते थे ना, मान लो मैं देहाती भाषा का एग्जांपल देता हूँ। जब मैं छोटा था, ठीक फ्रेंड्स, तो मेरी दादी बताती थी, जब मैं छोटा था ना, तो कई बार हम गांव में पहले रहते थे, तो वहाँ ना आप लोगों ने भी देखा होगा अपने गांव में या आसपास के गांव में, तो गांव में जो वो आते थे ना, मतलब कुछ भी बेचने, या मान लो कोई कुल्फ़ी वाला आ गया, तो खासकर अनाज वगैरह लेके हमें दे देता था, कुल्फ़ी वगैरह प्रोवाइड करवा देता था। और कई बार वो सोन पापड़ी वाला आता था, तो वो भी अनाज कुछ भी हो, मतलब अनाज हो या दाल वगैरह हो या मक्का हो, कुछ भी लेके वो चीज़ें प्रोवाइड करा देता था। वही बात बताई जा रही है कि वैदिक काल में लेन देन का काम विनिमय वस्तु प्रणाली और कभी कभी पशुओं का भी इस्तेमाल होता था। मान लो कुछ लेना है कोई अच्छी सी, तो मान लो किसी के पास बकरी है या वो गाय है, तो वो पशुओं का इस्तेमाल भी मतलब पैसे की तरह करते होंगे उस टाइम। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे कई जगह, लेकिन देहातों में आजकल कभी कभार ऐसा देखने को मिल जाता है, कई जगह, मोस्टली नहीं मिलता अब। लेकिन पहले के टाइम की बात बताऊं तो कई बार वो गांव में आता था ना, वो बर्फ़ का गोला, पापड़ी, सोन पापड़ी वगैरह बेचने के लिए, तो वो अनाज लेके, गेहूँ जो भी उस टाइम की फसल चल रही हो, तो वो ले लेते थे और चीज़ें दे देते थे। ठीक फ्रेंड्स, उसी की बात बताई जा रही है। और कभी कभी पशुओं का इस्तेमाल भी मतलब करेंसी की तरह करते होंगे, मुद्रा की तरह। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। धातु के सिक्के सबसे पहले गौतम बुद्ध के युग में मिलते हैं। आरंभिक के सिक्के अधिकतर चांदी में होते थे, हालांकि कुछ तांबे में भी मिलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये सिक्के आहत पंचमार्ग कहलाते थे। ये सब मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ गौतम बुद्ध वाले चैप्टर में, सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, हिंदी में। ठीक फ्रेंड, एकदम सिंपल सुनते जाइए, और जिसको समझ ना आ रहा हो तो वीडियो दोबारा देख ले। ठीक फ्रेंड्स, जहाँ समझाने लायक होगा वहाँ समझाऊंगा। ठीक फ्रेंड्स, मुद्राओं की सबसे प्राचीन निधियाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश और मगध में मिली हैं। ठीक फ्रेंड, जो मुद्रा की सबसे प्राचीन निधियाँ वगैरह ना, सबसे प्राचीन सिक्के वगैरह, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में मिले हैं। आगे देखते हैं। पाली ग्रंथों में मुद्रा के प्रचुर प्रचलन का संकेत। ठीक फ्रेंड, पाली ग्रंथों में मुद्रा का प्रचुर प्रचलन का संकेत वेतन और मूल्य का भुगतान सिक्कों में किया जाता था। ठीक फ्रेंड, पाली ग्रंथों में जो ये इनके जो भी बनिया वगैरह होंगे या सैनिक वगैरह होंगे, उनका वेतन वगैरह वो सिक्कों में ही दिया जाता था। ठीक फ्रेंड, वही बात बताई जा रही। पाली ग्रंथों में मुद्रा के प्रचुर प्रचलन का संकेत वेतन और मूल्य का भुगतान सिक्कों में किया जाता था। जो भी इनके सैनिक वगैरह होंगे, उनके अधिकारियों का जो वेतन होता था, वो सिक्कों में दिया जाता। सिक्कों का प्रचलन इतना व्यापक हो गया था कि मरे हुए चूहे का मूल्य भी सिक्के से आंका जाता था। ठीक फ्रेंड, मतलब सिक्का इतना इम्पोर्टेंट हो गया था इस काल में कि अगर मान लो कोई चूहा भी मर गया ना, तो बनिए वगैरह या फिर जो भी व्यापारी वगैरह सोचते थे कि ये हमारा एक सिक्का ही मर गया है, सिक्का खो गया है। ठीक फ्रेंड्स, ऐसा कुछ बताया जा रहा है यहाँ। आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंत के बाद लिखने की कला अशोक के करीब 200 साल पहले शुरू हुई। आरंभ के अभिलेख शायद पत्थर और धातु पर अंकित होने के
होने के अंकित न होने के कारण विलुप्त हो गए। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ बताई जा रही है कि हड़प्पा सभ्यता के विलुप्त होने के बाद जो अशोक का काल था ना, उससे भी 200 वर्ष पहले लिखने की कला आरंभ हो गई थी। जो प्राचीन अभिलेख है ना, वो धातु और पत्थर पर नहीं लिखे गए होंगे। जो प्राचीन अभिलेख वगैरह होंगे वो लिखे जाते थे भोजपत्रों पर। ठीक फ्रेंड्स, तो यही बात बताई जा रही है। प्रारंभ में अभिलेख शायद पत्थर और धातु पर अंकित ना होने के कारण विलुप्त हो गए। मान लो किसी ने पत्ते पुत्ते पर लिखा होगा या किसी चीज़ पर लिखा होगा, तो पत्ते वगैरह तो इतने साल नहीं रह पाए होंगे। ठीक फ्रेंड्स, अगर पत्थर वगैरह पर लिखे होते तो वो मिलते भी, क्योंकि अशोक के कई शिलालेख पत्थरों पर ही मिले हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो वही बात बताई जा रही है, पत्थर पर अंकित ना होने के कारण वो विलुप्त हो गए। आगे देखते हैं, इसी काल में सूक्ष्म मापन विषयक ग्रंथ भी रचे गए। ठीक फ्रेंड, इसी काल में सूक्ष्म मापक विषयक ग्रंथ भी लिखे गए जो सुलभ सूत्र कहलाते थे। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अब देखेंगे इनकी ग्रामीण व्यवस्था कैसी थी। ठीक फ्रेंड्स, इस काल में ग्रामीण व्यवस्था कैसी थी, तो यहाँ हमारे लिए कुछ है नहीं, नीचे चलते हैं, यहाँ से देखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, पहले गौतम बुद्ध के युग में मध्य गंगा के मैदानों में उभरी पाली ग्रंथों में गांव के 3 भेद बताए गए हैं। ठीक फ्रेंड्स, गांव को 3 भेदों में बांटा गया होगा। देखते हैं कौन कौन से थे। प्रथम कोटि, ठीक है फ्रेंड्स, प्रथम कोटि के वे गांव हैं। जो प्रथम कोटि के गांव थे ना, वे सामान्य गांव हैं। ठीक फ्रेंड्स, प्रथम कोटि के वे सामान्य गांव जिनमें विविध वर्णों और जातियों के लोग निवास करते थे। ठीक फ्रेंड्स, ऐसे गांवों की संख्या बहुत अधिक मालूम पड़ती है और इनका मुखिया भोजक कहलाता था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, यूपीपीसी में पता नहीं कितनी बार पूछा गया मिलान करने के लिए, कि गांव के मुखिया को क्या कहते थे, भोजक। ठीक फ्रेंड्स, ग्राम भोजक आगे मैं पढ़ाऊंगा, तो वो भी जहाँ टर्म आएंगी आप लिखना। ठीक फ्रेंड्स, जो ग्राम का मुखिया था वो भोजक कहलाता। द्वितीय कोटि के ऐसे उपनगरीय गाँव थे जिनमें शिल्पी ग्राम कहे जाते थे। ठीक फ्रेंड्स, जिन्हें शिल्पी ग्राम कहा जाता था। ये पेंसिल से लिखा है मैंने, ये गांव अन्य गांवों के लिए बाजार का काम करते होंगे। ठीक फ्रेंड्स, जो ये शिल्पी ग्राम वगैरह के लोग होंगे, ये बाज़ारों में अपनी चीज़ें वगैरह वस्तुएं वगैरह बेचने के लिए ले जाते होंगे। तो यही बात बताएगी, ये गांव अन्य गांव के लिए बाजार का काम करते होंगे। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि ये लोग बाज़ारों में अपनी चीज़ें बेचने जाते होंगे, तो लोग आते होंगे वहाँ से ख़रीदने के लिए, बाजार करने के लिए। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। और नगरों को देहात से जोड़ते थे। इन गांव की बात हो रही है, बाजार का काम करते थे और नगरों को देहात से जोड़ते थे। तृतीय कोटि में सीमांत गांव आते थे जो जंगल संलग्न देहातों की सीमाओं पर रहते थे। ठीक फ्रेंड, जो तीसरी कोटि के गांव थे वो जंगल में संलग्न क्या कहते हैं, जंगल वगैरह के आसपास रहते होंगे, देहाती सीमाओं पर। ठीक फ्रेंड्स, देहात की सीमाओं पर जंगल वगैरह के आसपास रहते होंगे और इन लोगों का मुख्यतः बहेलिए और शिकार करते थे। ठीक फ्रेंड्स, जो ये लोग वगैरह होंगे ना तीसरे गांव के, ये शिकार वगैरह करते हैं और अपना आहार बटोर कर जीते थे। ठीक फ्रेंड्स, इधर उधर बहेलिए का मतलब वो ये होता है कि इधर उधर घूम फिर के अपना जीवन बिताते होंगे, अपना शिकार अपना भोजन इकट्ठा करने के लिए इधर उधर टहलते रहते होंगे और शिकार करते रहते होंगे और अपना भोजन आहार बटोर कर जीते थे। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। किसान। अब किसानों से ये क्या कुछ वसूल करता था राजा उस टाइम, देखते हैं। जो कर वगैरह लगाया जाता था ना किसानों के ऊपर, उसकी बात बताई जा रही है। किसान अपनी उपज का 6ठा भाग कर या राजस्व के रूप में चुकाते थे। ठीक फ्रेंड्स, किसानों का जो उपज होती थी उसका 6ठा भाग, ठीक फ्रेंड्स, कर के रूप में चुकाना पड़ता था। कर के रूप में, ठीक फ्रेंड्स, चुकाते थे। कर की वसूली सीधे राजा के कर्मचारी करते थे। ठीक फ्रेंड्स, जो राजा ने कर्मचारी वगैरह अपॉइंटमेंट किए होंगे, ठीक फ्रेंड्स, अपॉइंटमेंट नहीं अपॉइंट किए होंगे, अपॉइंटमेंट माने तो परमिशन होती है। ठीक फ्रेंड्स, जो राजा ने जो भी अधिकारी वगैरह नियुक्त किए होंगे कर वसूलने के लिए, उनके द्वारा वसूली की जाती थी किसानों की उपज का 6ठा भाग। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। कुछ गांव ब्राह्मणों और वणिकों को उपभोग के लिए सौंपे गए। ठीक फ्रेंड्स, खेतों के बड़े बड़े टुकड़ों पर दासों और कृषि मजदूरों को लगाकर खेती कराई जाती थी। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए, खेतों के बड़े बड़े टुकड़ों पर, ये पर यहाँ लिखा हुआ है, दासों और कृषि मजदूरों से लगाकर खेती करवाई जाती थी। धनी किसान गृहपति कहलाते थे। ऐसी टर्म आती है ना ये गृहपति, तो यहाँ आप इनको नोट कर लिया कीजिए या मार्क कर लिया कीजिए, कहीं लिख लीजिए पेज पर। ठीक फ्रेंड्स, धनी किसान को गृहपति कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये लगभग वैश्यों के ही एक उपवर्ग में आते थे। ठीक फ्रेंड्स, जो धनी किसान थे वो वैश्यों के एक वर्ग में आते होंगे।
आगे देखते हैं, इस काल में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में पैदा होने वाले मुख्य अनाज चावल था। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना है इस फसल को चावल। इसके अतिरिक्त किसान जौ दाल इसके अतिरिक्त किसान जौ दलहन ज्वार कपास और ईख भी उगाते थे। ठीक फ्रेंड्स, ईख माने होता है गन्ना और दलहन माने होती है दाल वगैरह। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नीचे हमारे लिए कुछ है नहीं, देख लीजिए जो जो इम्पोर्टेंट वगैरह है वो। ठीक फ्रेंड्स, अब देखते हैं इस यहाँ की शासन पद्धति कैसी थी, प्रशासन पद्धति कैसा प्रशासन चलता था यहाँ। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं इस काल में। ठीक फ्रेंड्स, ये पहली लाइन में लिखा है इस काल में यहाँ से कौशल और मगध। ठीक फ्रेंड्स, इस काल में कौशल और मगध शक्तिशाली हुए। ये राज्य थे ना जो मैंने पहले आपको पढ़ाया था चैप्टर में, उनकी बात हो रही है। इस काल में कौशल और मगध शक्तिशाली हुए। आगे देखते हैं उच्च कोटि के अधिकारी। ठीक फ्रेंड्स, उच्च कोटि के अधिकारी महापात्र। ठीक फ्रेंड, उच्च कोटि के अधिकारी महामात्र है ये, सॉरी फ्रेंड्स पात्र बोल दिया। उच्च कोटि के अधिकारी महामात्र कहलाते थे। ठीक फ्रेंड, वे कई तरह के कार्य करते थे, जैसे मंत्री, सेना नायक, न्यायाधिकारी, महालेखाकार और अंतपुर प्रधान थे। ठीक फ्रेंड्स, इन अधिकारियों की बात हो रही है। ये कई तरीके के पोस्ट वगैरह संभालते होंगे उस टाइम और ये कार्य वगैरह करते होंगे। ठीक फ्रेंड्स, अब ये लाइन यहाँ ख़त्म होगी, अंतपुर प्रधान थे। ठीक फ्रेंड्स, अगली लाइन यहाँ से है, ये कुछ लिखा हुआ है ना, इसका इतना हिस्सा कुछ राज्यों में इसी तरह के। ठीक फ्रेंड्स, ये पूरा ऊपर यहाँ से है। कुछ राज्यों में इसी तरह के शायद आयुक्त नाम से विविध अधिकारियों का वर्ग था। ठीक फ्रेंड्स, समझ रहे हो ना फ्रेंड्स। ये लाइन यहाँ खत्म होगी, अंतपुर प्रधान थे ना। अगली लाइन यहाँ से है, कुछ राज्यों में, ये ऊपर नीचे लिखा हुआ है पर लाइन यहाँ से शुरू होगी दूसरी। कुछ राज्यों में इसी तरह। ठीक फ्रेंड्स, कुछ राज्यों में इसी तरह शायद आयुक्त नाम से विविध अधिकारियों का वर्ग था। ठीक फ्रेंड्स, जो दूसरे राज्यों की बात बताई जा रही है, समझ गए हो आप। 2 बार समझा दिया, एक बार और सुन लो। ये लाइन तो यहाँ ख़त्म होगी, अंतपुर प्रधान थे ना। अगली लाइन यहाँ से शुरू होगी क्योंकि ये ऊपर नीचे लिखा हुआ है। कुछ राज्यों में इसी तरह शायद आयुक्त नाम से। ठीक फ्रेंड्स, ये शायद भी ना लगाना, ये यहाँ जहाँ से मैंने पेंसिल से मार्क किया है ना उपायुक्त, यहाँ से आप यहाँ से लगाना। कुछ राज्यों में इसी तरह आयुक्त नाम से विविध अधिकारियों के वर्ग था। ठीक फ्रेंड्स, कुछ राज्यों में आयुक्त नाम से विविध अधिकारियों का वर्ग था। आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे चलते हैं, यहाँ तक ये लाइन खत्म होगी। नेक्स्ट लाइन यहाँ से शुरू होगी, प्रशासन में। ठीक फ्रेंड्स, प्रशासन में मंत्रियों की भूमिका बड़े महत्व की थी। ठीक फ्रेंड्स, जो प्रशासन में मंत्री वगैरह होंगे उनका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा उस टाइम। देखते हैं क्या करते होंगे ये। प्रशासन में मंत्रियों की भूमिका बड़ी महत्व की थी। मगध का वर्षाकार। ठीक फ्रेंड्स, मगध का वर्षकार और कौशल का दीर्घचारण्य सफल और प्रभावी मंत्री हुए। ठीक फ्रेंड्स, इनके मंत्रियों के नाम वगैरह बताए गए होंगे। मगध में मंत्री को कहते होंगे वर्षकार और कौशल में दीर्घाचार। ठीक फ्रेंड, काफ़ी सफल हुए। आगे देखते हैं, उच्च अधिकारी और मंत्री अधिकतर ब्राह्मणों या पुरोहित वर्ग से चुने जाते थे। ठीक फ्रेंड, जो मंत्री वगैरह जो ऊपर पोस्ट होंगी ना, ऊपरी पोस्ट जो उच्च अधिकारियों की या फिर मंत्री वगैरह की, तो वो ब्राह्मण और पुरोहित वर्ग से ही चुने जाते थे। सामान्यतः वे राजा के अपने गोत्र के लोग नहीं होते थे। ठीक फ्रेंड, राजा अपने फैमिली मेम्बर को इन पोस्ट पर नियुक्त नहीं करता होगा। ठीक फ्रेंड्स, कोई बात बताई जा रही है, सामान्यतः वे राजा के अपने गोत्र के लोग नहीं होते थे। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, कौशल और मगध दोनों ही चांदी के आहत मुद्रा के प्रचलन के बावजूद। ठीक फ्रेंड्स, कौशल और मगध में दोनों में ही चांदी के सिक्के वगैरह चलते होंगे, वही बात बताई जा रही है। कौशल और मगध में दोनों के चांदी की आहत मुद्रा के प्रचलन के बावजूद प्रभावशाली ब्राह्मणों और सेठियों को पारितोषिक के तौर पर राजस्व वाले काम दिए जाते थे। ठीक फ्रेंड्स, मतलब ये बात बताई जा रही कि इन दोनों के काल में ना, मगध और क्या कहते हैं कौशल के काल में चांदी के सिक्के वगैरह चलते होंगे। इनके बावजूद भी ना इन ब्राह्मणों को और इन बनियों को, जो ये गांव वगैरह है ना, इनसे राजस्व वसूल करने के, टैक्स वसूल करने के लिए दिए जाते थे। ठीक फ्रेंड्स, सिर्फ टैक्स वसूल करते थे। आगे देखना, ऐसे दान। ठीक फ्रेंड्स, ऐसे दानग्राही को केवल राजस्व वसूल करने का हक दिया जाता था, शासन करने का नहीं। ठीक फ्रेंड्स, जो ये गांव वगैरह इनको दिए जाते थे ना टैक्स वसूल करने के लिए, तो उनका काम होता था सिर्फ आप कर वसूल करोगे, शासन वगैरह करने का कोई इरादा अपने मन में मत पालना, नहीं तो राजा तुम्हारी खाट खड़ी कर देगा। ठीक फ्रेंड्स, ऐसे दानग्राहियों को केवल राजस्व वसूलने का हक था, ना कि शासन करने का। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होगे
कि आप इन जगहों से सिर्फ कर वसूल करोगे, अन्यथा और कुछ शासन वगैरह करने की आपने चेष्टा की ना तो मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ग्राम ग्रामाचलन का मुखिया। ठीक फ्रेंड, ग्रामाचलन का प्रशासन गांव के मुखिया के हाथों में था, मतलब गांव की बागडोर वगैरह गांव के मुखिया की थी। ठीक फ्रेंड, वह कबायली लड़ाकू की टोली के नाते क्या कहते हैं, वह कबायली लड़ाकू टोली के नेता के रूप में कार्य करता था। ठीक फ्रेंड्स, किसकी बात हो रही है? मुखिया की। वह कबायली लड़ाकू टोली के नेता के रूप में कार्य करता था, इसलिए वह ग्रामीण कहलाता था। ठीक फ्रेंड्स, वह मुखिया भी था और ग्रामीण कहलाता था। आगे देखते हैं, गांव के मुखिया के विभिन्न नामों से पुकारा जाता था। ठीक फ्रेंड्स, गांव के मुखिया को डिफरेंट डिफरेंट नाम से बुलाते होंगे। अब ये नाम जो मैं बताऊंगा ना, आप याद रखना है। ठीक फ्रेंड्स, विभिन्न नाम से पुकारा जाता था, जैसे ग्राम भोजक, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। गांव के मुखिया को यूपीपीसीएल में इन तीनों से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक फ्रेंड्स, और खासकर इसको याद रखना, ग्राम भोजक को, जैसे ग्राम भोजक, ग्रामणी और ग्रामिक। ठीक फ्रेंड्स, ये मुखिया के नाम होते थे उसका टाइम। कई बार यूपीपीसीएस में और अब तो यूपीएससी में ऐसे मिलान करने वाले क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाने लगे हैं। ठीक फ्रेंड्स, 3-4 सालों से ऐसे ऐसे क्वेश्चनों का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। आगे देखते हैं, सेना और कराधान। ठीक फ्रेंड्स, अब इनकी सेना वगैरह कैसी थी उस टाइम, तो यहाँ हमारे लिए कुछ है नहीं, नीचे चलते हैं। आगे देखते हैं, योद्धा और पुरोहित। ठीक फ्रेंड्स, योद्धा और पुरोहित अर्थात, ठीक फ्रेंड्स यहीं तक रखिए, योद्धा और पुरोहित करों से मुक्त थे। ठीक फ्रेंड्स, जो योद्धा वगैरह सेनापति वगैरह होंगे और जो पुरोहित ब्राह्मण वगैरह होंगे उन पे कर नहीं लगता होगा। ठीक फ्रेंड्स, योद्धा और पुरोहित करों से मुक्त थे और कर का सारा बोझ किसानों के सर पर था। ठीक फ्रेंड्स, जिसमें अधिकतर वैश्य और गृहपति थे। ठीक फ्रेंड्स, ये दोनों योद्धा और पुरोहित कर, इन पे कर कोई टैक्स नहीं था और करों का सारा बोझ किसानों के सर पर मढ़ दिया जाता था कि भाई तुम ही कर चुकाओगे, जिसमें अधिकतर वैश्य थे। ठीक फ्रेंड्स, और गृहपति थे। आगे देखते हैं, यहाँ से है, ये लिखा है कर। ठीक फ्रेंड्स, पेंसिल से लिखा है मैंने, कर वसूलने के लिए अधिकारी नियुक्त हुए जो बाली साधक कहलाते थे। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना इस वर्ड को भी, ऐसे ऐसे वर्ड ना आप लिख लिया कीजिए कि बाली साधक कौन था, तो ये कर वसूलने का अधिकारी था। कर वसूलने के लिए अधिकारी नियुक्त किए गए जो बाली साधक कहलाते थे। ठीक फ्रेंड्स, जान पड़ता है कि राजा किसानों से उनकी उपज का छठा भाग कर के रूप में लेता था। ये मैंने ऊपर भी बता चुका हूँ। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना, करों का निर्धारण और वसूली गांव के मुखिया की सहायता से कर्मचारी करते थे। ठीक फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बता दिया, गांव का करता धरता था मुखिया, जिसे कहते थे ग्राम भोजक। ठीक फ्रेंड्स, और ये ग्राम भोजक जब ये कर वगैरह वसूल करने जाते होंगे तो मुखिया से पहले सहायता लेते होंगे और मुखिया जाता होगा इनके साथ। ठीक फ्रेंड्स, मुखिया की सहायता से ये काम करते थे कर वसूलने का। आगे देखते हैं, इन करों के अतिरिक्त किसानों को राजा के काम में बेगार देनी पड़ती थी। ठीक फ्रेंड्स, इन करों के अतिरिक्त जो किसान थे ना, वो राजा का कोई काम वगैरह होती थी तो वहाँ बेगार देना पड़ता था। बेगार का मतलब ये, मान लो राजा अपनी मर्जी से, अगर मान लो राजा का कोई काम है तो वो अपनी मर्जी से किसानों को बुला सकता था, मतलब किसानों को किसी को भी बुला सकता था, और जितने दिन वो काम चले, चाहे 4 दिन करवाए, 2 दिन करवाए, 10 दिन करवाए, और वो भी मुफ्त में, कोई कुछ तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा। ठीक फ्रेंड्स, तो ऐसे को कहते थे बेगार। ये लिखा है ना, मुफ्त में खटना, मतलब राजा 4 दिन काम करवा सकता था, 5 दिन, 10 दिन, जब तक उसका मन करे, और कोई पैसा कोई टका नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ मुफ्त में बेगार करना, यानी मुफ्त में काम करने को कहते हैं बेगार। ये लिखा है ना, मुफ्त में खटना, यानी फ्री में ही काम करना। ठीक फ्रेंड, देखिए, शिल्पियों और व्यापारियों को से भी कर वसूला जाता था। ठीक फ्रेंड, शिल्पी वगैरह थे ना जो, इनसे भी कर वगैरह लेता होगा राजा। शिल्पियों को महीने में 1 दिन राजा के लिए काम करना पड़ता था। ठीक फ्रेंड, जैसा कि मैं अभी बता चुका हूँ कि राजा जब चाहे किसी को भी बुला सकता था, तो वही बात बताई जा रही है। शिल्पियों को महीने में 1 दिन राजा के लिए काम करना पड़ता था और व्यापारियों से उनके माल की बिक्री पर चुंगी वसूली जाती थी। ठीक फ्रेंड, चुंगी वसूलने वाले अधिकारी सौल्किक या शुल्काध्यक्ष कहलाता था। ठीक फ्रेंड, लिख लीजिए इस वर्ड को भी, याद या फिर याद रख सकते हो तो याद रखना, चुंगी वसूलने वाला अधिकारी सौल्किक या शुल्काध्यक्ष कहलाता था। देख लो, बुक में भी ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं ना, उनको डार्क किया हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, क्षेत्रीय या जनपदीय राज्यों की स्थापना ने पहले की सभा और समितियों को समाप्त कर दिया। ठीक फ्रेंड, क्षेत्रीय जनपदीय राज्यों की स्थापना ने पहले की सभा और समितियों को समाप्त कर दिया। आगे देखते हैं, ठीक फ्रेंड्स, उनकी जगह
उनकी जगह परिषद नाम की एक छोटी सी समिति बनाई गई जिसमें केवल ब्राह्मण ही सदस्य होते थे। ठीक फ्रेंड, इस काल में भी सभाएं तो रहीं किंतु एक तांत्रिक राज्य में नहीं, वे शाक्यों, लिच्छवियों आदि के छोटे छोटे गणतांत्रिक राज्यों में चालू रहीं। ठीक फ्रेंड, देखिए ये बात बताई जा रही है कि जो ये सभा समिति समाप्त कर दी थी ना, उनकी जगह परिषद नाम से एक छोटी सी समिति बनाई गई जो केवल ब्राह्मणों के अंडर में थी। ठीक फ्रेंड, इस काल में भी सभाएं तो रहीं किंतु एक तांत्रिक राज्यों में नहीं, वे शाक्यों, लिच्छवियों आदि के छोटे छोटे गणतांत्रिक राज्यों में चालू रही। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अब देखते हैं गणतांत्रिक का प्रयोग। ठीक फ्रेंड्स, गणतांत्रिक प्रयोग। गणतांत्रिक शासन पद्धति या तो सिंधु घाटी में रही या फिर, ठीक फ्रेंड, गणतांत्रिक पद्धति को देख रहे हैं। गणतांत्रिक शासन पद्धति या तो सिंधु घाटी में या फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के अंतर्गत हिमालय की तराइयों में। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। गणराज्यों की वास्तविक सत्ता कबायली अल्पतंत्रों के हाथों में होती थी। शाक्य और लिच्छवियों के गणराज्यों में शासक वर्ग एक ही गोत्र और एक ही वर्ण का होता था। ठीक फ्रेंड, आगे देखते हैं। वैशाली के लिच्छवियों के सभाभार में 7,707 राजा बैठते थे। ठीक फ्रेंड, जो वैशाली का गणराज्य वगैरह होगा ना, तो इनकी बात बताई जा रही है कि इनकी सभा में ना 7,707 व्यक्ति बैठते थे, लेकिन ब्राह्मण इसमें शामिल नहीं थे। आगे देखते हैं। मौर्योत्तर काल में मल्लवों और शूद्रकों के गणराज्य में क्षत्रियों और ब्राह्मणों तक की नागरिकता सीमित थी। ठीक फ्रेंड्स, दिखाई दे रहा होगा, नहीं दे रहा है ना, अभी दिखाई देगा। ठीक फ्रेंड्स, अब दिखाई दे रहा होगा। मल्लवों और शूद्रकों की गणराज्य में क्षत्रियों और ब्राह्मणों तक की नागरिकता सीमित थी। ठीक फ्रेंड्स, जो ये क्या कहते हैं, अभी पढ़ के आए ना, लिच्छवी वगैरह थे ना, जो लिच्छवी वगैरह में उसमें ब्राह्मण शामिल नहीं थे, लेकिन मल्लों की जो गणराज्य पद्धति थी ना, उसमें शूद्रकों के गणराज्य में, ठीक फ्रेंड्स, मल्लों और शूद्रकों के गणराज्य में क्षत्रियों और ब्राह्मणों की नागरिकता भी थी, मतलब इनकी भी एंट्री थी वहाँ पर। ठीक फ्रेंड्स, ये भी आ जा सकते थे, सभाओं में भाग वगैरह ले सकते थे। आगे देखते हैं। शाक्य और लिच्छवियों का प्रशासन तंत्र सरल था। ठीक फ्रेंड्स, शाक्य और लिच्छवियों का प्रशासन तंत्र सरल था। इसमें राजा, उपराजा और सेनापति और भंडारगारिक, ठीक फ्रेंड्स, भंडारगारिक यानी कि जो कहते हैं राज्यसभा वगैरह इकट्ठा करते हैं ना, राज्य कोषाध्यक्ष होते थे। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से राजतंत्र में प्रजा से राजस्व पाने का दावेदार एकमात्र राजा ही था। ठीक फ्रेंड्स, जो राजतंत्र था ना, राजतंत्र में प्रजा से राजस्व पाने का दावेदार के मात्र राजा ही था, मतलब जो भी टैक्स वगैरह आएगा ना, तो उसका पूरा हक राजा का होगा। ठीक फ्रेंड्स, ये बात बताई जा रही है। और जबकि गणतंत्र में इसका दावेदार गण या गोत्र का प्रत्येक प्रधान होता था। ठीक फ्रेंड्स, जबकि गणतंत्र वगैरह राज्य था ना, ये कहाँ था, ये लिच्छवी वगैरह में था। ठीक फ्रेंड, उनकी बात बताई जा रही है। जो गणतंत्र में जो भी राज्यसभा वगैरह था ना, तो उस पर हक होता था गण या गोत्र के प्रत्येक का प्रधान का होता था, जो राजन कहलाता था। 7,707 लिच्छवी राजाओं में हर एक का अलग अलग कोषागार और प्रशासन तंत्र होता था। ठीक फ्रेंड्स, जो लिच्छवी वगैरह थे ना, ये गणतंत्र राज्य से बिलोंग करते थे और इनके हर राजाओं का एक अलग अलग कोषागार होता था और एक प्रशासन तंत्र था। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। प्रत्येक राजतंत्र की नियमित स्थायी सेना होती थी और राज्य सीमा के भीतर प्रजा के समूह या समूहों को शस्त्रागार रखने की अनुमति नहीं थी। ठीक फ्रेंड्स, समझ रहे होगे, मतलब यहाँ बताई जा रही, जो राजतंत्र था ना, राजतंत्र की नियमित स्थायी सेना होती थी और राज्य सीमा के भीतर प्रजा के समूह या समूहों को शस्त्र रखने की अनुमति नहीं थी। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अब देखें गणतंत्र की परंपरा मौर्य काल में कमज़ोर पड़ने लगी। ठीक फ्रेंड्स, गणतंत्र की परंपरा मौर्य काल में कमज़ोर होने लगी। मौर्य काल में एक तांत्रिक राज्य कहीं अधिक मजबूत और प्रचलित थे। ठीक फ्रेंड्स, आगे इसके जो आने वाला चैप्टर है ना, वो मौर्य काल ही हम देखेंगे, चैप्टर नंबर 18। उसमें देखेंगे कि क्या कुछ मौर्य राज्य कितना स्ट्रॉन्ग था। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं।
मौर्यकाल एक तांत्रिक राज्य में कहीं अधिक मजबूत और प्रचलित था। प्राचीन मनीषियों ने राजतंत्र को एक ही प्रचलित और उत्कृष्ट शासन पद्धति बनाया। ठीक फ्रेंड्स, जो प्राचीन मनीषी वगैरह, जो इनके मंत्री वगैरह होंगे, इन्होंने राजतंत्र को ही प्रचलित और उत्कृष्ट शासन पद्धति चुना। ठीक फ्रेंड्स, जो ये मंत्री वगैरह होंगे, इनके उच्च आला अधिकारी होंगे, तो उन्होंने राजतंत्र को मजबूत और उत्कृष्ट शासन पद्धति के लिए सलाह दी होगी। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं सांसारिक वर्गीकरण और विधि व्यवस्था। ठीक फ्रेंड्स, इसमें देखेंगे क्या कुछ वगैरह दंड वगैरह दिए जाते थे, सांसारिक वर्गीकरण कैसा था। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखेंगे भारतीय विधि और न्यायिक व्यवस्था का उद्भव इसी काल से माना जाता है। ठीक फ्रेंड्स, देखते हैं आगे। धर्मसूत्रों में हर वर्ण के लिए अपने अपने कर्तव्य तय कर दिए गए और ठीक फ्रेंड्स, अब दिखाई दे रहा होगा, और वर्ण भेद के आधार पर ही व्यवहार व्यवस्था यानी कि सिविल लॉ और दंड व्यवस्था क्रिमिनल लॉ बनी। ठीक फ्रेंड्स, जो हमारे ये पॉलिटी में है ना, ये क्रिमिनल लॉ और आईपीसी की धारा वगैरह जो यहीं से ली गई हैं, वही बात बताई जा रही है कि धर्मसूत्रों में हर वर्ण के लिए अपने अपने कर्तव्य तय कर दिए गए और वर्ण भेद के आधार पर ही व्यापार विधि, ठीक फ्रेंड्स, व्यापार विधि यानी कि सिविल लॉ और दंड विधि यानी क्रिमिनल लॉ बना दिए गए थे। ठीक फ्रेंड्स, इसी काल में आगे देखते हैं कि इनकी क्या कुछ ये दंड वगैरह देते थे। धर्मशास्त्रों ने यह प्रचार किया कि शूद्रों का जन्म सृष्टिकर्ता के चरण से हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, इसलिए उच्च वर्ण वाले विशेषतः ब्राह्मण शूद्रों के संपर्क से परहेज करते और उनका छुआ हुआ खाना नहीं खाते थे और उनके साथ व्यापारिक संबंध भी नहीं बनाते थे। ठीक फ्रेंड्स, इस पूरे पैरा का मतलब समझिए हिंदी भाषा में। ठीक फ्रेंड्स, सिंपल भाषा में समझाता हूँ। जो धर्मशास्त्र थे ना, उनका विचार यह था कि जो क्या कहते हैं, जो सृष्टिकर्ता है ना, जो हमारे सृष्टिकर्ता माने जाते हैं ब्रह्मा जी, तो उसी की बात बताई जा रही है। सृष्टिकर्ता जो शूद्र थे ना, जो नीची कास्ट के थे, यही बात यहाँ लिखी है, शूद्रों का जन्म सृष्टिकर्ता यानी कि ब्रह्मा जी के चरणों से हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, इसलिए जो उच्च वर्ण वाले हैं ना, जो उच्च वर्णों में आते थे, ये ब्राह्मण वगैरह, ये शूद्रों से यानी कि जो निचली जाति के थे ना, जो पैरों से उत्पन्न हुए थे ब्रह्मा जी के। ठीक फ्रेंड्स, ऐसा लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने ही सृष्टि का विकास किया है, उसी हिसाब से जो मैं बता रहा हूँ, बाकी मुझे नहीं पता कि ब्रह्मा जी ने किया या किसने किया है। ठीक फ्रेंड्स, तो यही बताया कि सृष्टिकर्ता जो ये शूद्र थे ना, जो सृष्टिकर्ता था, उनके चरणों से जन्म हुआ था इनका। तो वही बात बताई जा रही कि जो ये शूद्र थे ना, इनसे ये जो उच्च कोटि के जो लोग थे, ब्राह्मण वगैरह, ये परहेज करते थे, इनका छुआ हुआ खाना नहीं खाते थे और इनकी जाति में विवाह संबंधित वगैरह नहीं करते होंगे। ठीक फ्रेंड्स, और ये लिखा है ना, और उनके साथ वैवाहिक संबंध नहीं करते थे, मतलब ना तो अपनी लड़की की शादी शूद्रों के साथ करेंगे, ना शूद्रों की लड़की की शादी हम अपने लड़के से करवाएंगे, ऐसा कुछ होगा। समझ गए होंगे आप। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। समझदार तो आप लोग बचपन से ही हो। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। जैन और बौद्ध संप्रदायों ने भी शूद्रों की, ठीक फ्रेंड्स, ये शूद्रों की लिखा हुआ है पेंसिल से मैंने। ठीक फ्रेंड्स, देख लो फ्रेंड, एक एक लाइन कहाँ से मैं काट पीट कर, मतलब काट छाँट करके कहीं ना कहीं से लिख लाख कर आपके लिए अरेंज करता हूँ। ठीक फ्रेंड्स, ये लाइनों को काट पीट कर लिखना और एग्जैक्ट वर्ड के साथ मैच करना भी कोई आसान काम नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, पढ़ने को पुस्तक है, डायरेक्ट लाइन लिखी हुई है, आप पढ़ लो, बट सीक्वेंस में पढ़ो। ठीक फ्रेंड्स, अब जैसे यहाँ लिखा है, जैन और बौद्ध धर्मों ने भी शूद्रों की सुध नहीं ली। सुध नहीं ली मतलब इनको याद नहीं किया, इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा। ठीक फ्रेंड्स, जैन और बौद्ध संप्रदायों ने भी शूद्रों की सुध नहीं ली। ठीक फ्रेंड्स, शुद्ध नहीं ली, ये मैंने पेंसिल से लिखा है काट छाट कर। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। शूद्रों की सुध नहीं ली, उसे नए बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति तो मिली, जैसा कि मैंने पिछले चैप्टर में बताया था ना कि बौद्ध धर्म का दरवाज़ा सबके लिए खुला था, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, निम्न जाति का हो, उच्च क्वालिटी का हो, हैंडीकैप हो, लूला लंगड़ा हो, सबके लिए बौद्ध धर्म में प्रवेश था। वही बात यहाँ बताई जा रही है कि उसे नए धर्म में प्रवेश की अनुमति भले ही दे दी गई हो, पर उसका सामान्य स्थान नीचे ही रहा। ठीक फ्रेंड्स, मतलब ये जो शूद्र वगैरह की बात हो रही है, बौद्ध धर्म में इनको प्रवेश की अनुमति तो थी, लेकिन इनका जो सामान्य स्थान था ना, वो नीचे के नीचे ही रहा। मतलब ये नीची कास्ट में थे और इनका ध्यान वगैरह बुद्ध वगैरह की संगति का नहीं गया होगा, तो ये नीचे के नीचे ही रहा। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं।
गौतम बुद्ध ब्राह्मणों की सभा में गए। ठीक फ्रेंड्स, अब ये महात्मा बुद्ध जाते थे ना सभाएं करने, तो महात्मा बुद्ध ब्राह्मणों की सभा में गए, क्षत्रियों की सभा में गए और गृहपतियों की सभा में गए, लेकिन शूद्रों की सभा में उनके जाने का कोई उल्लेख ही नहीं मिलता। ठीक फ्रेंड्स, मतलब इन्होंने हर सभा अटेंड की होगी, लेकिन शूद्रों की सभा में जाने का शायद टाइम ही नहीं मिला, तो इसलिए उनका उल्लेख भी नहीं मिलता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। दीवानी और फौजदारी मामले राजा के प्रतिनिधि देखते थे। ठीक फ्रेंड्स, दीवानी और जो फौजदारी के मामले थे ये राजा के प्रतिनिधि देखते थे, जो झटपट कठोर दंड दे देते थे। ठीक फ्रेंड्स, जो दीवानी वगैरह के फौजदारी के मामले होंगे, ये सेनापति वगैरह के ये मामले सब राजा के प्रतिनिधि देखते थे, जो झटपट कठोर दंड दे देते थे, जैसे कोड़ा लगाना। ठीक फ्रेंड्स, ये दंड बताए जा रहे हैं। कोड़ा लगाना, सर काट लेना, जीभ खींच लेना। बहुधा फौजदारी मामलों में दंड का विधान बदलने की भावना से प्रेरित होता था। ठीक फ्रेंड्स, जो ये बहुधा फौजदारी था ना, तो ये दंड विधान बदलने की प्रक्रिया में इसने कुछ चेंजेस वगैरह किए होंगे। तो वो चेंज वगैरह क्या किए थे, मतलब टिट फॉर टैट, ये वाली नीति को इन्होंने फॉलो किया होगा। देखते हैं इन्होंने क्या चेंजेस किए थे। अर्थात आँख फोड़ने वाले की आँख निकाल ली जाती थी और दांत तोड़ने वाले के दांत तोड़ दिए जाते थे। तो ये कुछ अच्छे से चेंजेस किए होंगे इसने, कुछ भी मतलब। ठीक फ्रेंड्स, तो वही बात बताई जा रही है कि इन्होंने थोड़े बहुत चेंज वगैरह किए होंगे। बहुधा फौजदारी प्रणाली के मामलों की भावनाओं से कुछ प्रेरित होता था। अर्थात चेंज किया गया कि आँख फोड़ोगे तो तुम्हारी आँख निकाल लेंगे और दांत से काटोगे तो तुम्हारे दांत ही निकाल लेंगे। ठीक फ्रेंड्स, ऐसे कुछ दंड वगैरह दिए जाते होंगे इनके काल में। ठीक फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का चैप्टर। नीचे कुछ है नहीं हमारे लिए पढ़ने के लिए। ठीक फ्रेंड्स, तो चैप्टर नंबर 17 भी कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। आने वाला चैप्टर है, आने वाले जितने चैप्टर हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं जितने मैं करा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है एग्ज़ाम में, और ख़ासकर यूपीपीसीएस में या यूपीएससी में जिसका भी सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री है ना, तो उनके लिए तो ये रामबाण बुक है। और उसी तरह मैं डिटेल में पढ़ा भी रहा हूँ। पढ़ाने को तो मैं 2 मिनट में 10 मिनट में चैप्टर कंप्लीट कर दूँ, पढ़ा दूँ एक बार में ही। ब्राह्मणों की विधि द्वारा ऐसे ऐसे पूरी लाइनें तुम्हें रटवा दूँ, लेकिन वहाँ पर ना सिर्फ वो जो चैप्टर का निचोड़ होता है ना, यूपीएससी या फिर यूपीपीसीएस में जो लिखना पड़ता है, वो मोस्ट टॉपिक लिखने पड़ते हैं एकदम गिने चुने वर्ड, और जो ज़्यादा अट्रैक्टिव लिखेगा वही ज़्यादा नंबर पाएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो आप लगाते रहिए ये टेस्ट सीरीज। ये हमारी सीरीज जैसे ही ख़त्म होगी उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास चालू होगा। और आप यहाँ से मान लो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपके लिए 700 प्लस क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज लेके आऊँगा ना, तो वो तो लाऊंगा ही, लेकिन इससे पहले भी मैंने बहुत सारी टेस्ट सीरीज करवा रखी हैं। आप ये चैप्टर पढ़िए और जाके टेस्ट सीरीज लगाइए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। ठीक फ्रेंड्स, मैंने चाहे क्या कहते हैं जियोग्राफी की प्रैक्टिस सीरीज कराई है, उसमें भी 700 प्लस क्वेश्चन कराए हैं। तो आप अगर किसी का जियोग्राफी थोड़ी वीक वगैरह हो तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, टेस्ट लगा सकते हैं, प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, और जियोग्राफी के जो मोस्ट टॉपिक है, जैसे कि वर्ल्ड जियोग्राफी की जनजातियाँ, विश्व के ज्वालामुखी, विश्व के रेगिस्तान, विश्व के घास के मैदान, विश्व की ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा, ये सब कुछ मैंने आपको टोटल ऑलरेडी करा दिया हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, आप जाके देखना। बट उनमें फ़र्क ये है कि मैंने उस टाइम जब मैंने चैनल शुरू किया था, ये चैनल शुरू किया था मैंने जनवरी 2022 में, तो उस टाइम मेरे पास ना तो अच्छा सा माइक्रोफोन था और ना ही अच्छा सा माइक था। तो उस टाइम की आवाज़ में और आपकी वीडियो में कुछ फ़र्क होगा, आप देख भी रहे होंगे। और मैंने शुरू में बताया भी था कि उस टाइम इतना बजट नहीं था अरेंजमेंट करने का। ठीक फ्रेंड्स, तो उस वीडियो में मैंने पेंसिल का उपयोग किया हुआ और पेज पे वीडियो बनाई है मैंने शुरू के 1-1.5 महीने। ठीक फ्रेंड्स, पेज पे लिख लिख के पेंसिल से वीडियो बनाई है। तो उस टाइम काफ़ी स्क्रीन वगैरह भी हिलती थी, क्योंकि एक हाथ में पेंसिल रहती थी और दूसरे हाथ में कैमरा रहता था। ठीक फ्रेंड्स, तो ऐसा नहीं है कि वो वीडियो अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी बनाई हुई है। जो हाई क्वालिटी का डाटा है वो प्रयोग कराया गया है मैंने। ठीक फ्रेंड्स, और मेरी यूट्यूब पे पहली वीडियो थी बाबर की ट्रिकों की, और वो वीडियो कई लोग कहते हैं कि उसमें बैकग्राउंड में नॉइस वगैरह है, तो आप उस वीडियो को डिलीट कर दीजिए। मैं कहा नहीं भाई, वो मेरी यूट्यूब पे पहली वीडियो है और वही मुझे इंस्पायर करती है कि तुमने पहली वीडियो इतनी बुरी बनाई है और आने वाली वीडियो इससे बेटर होनी चाहिए। ठीक फ्रेंड्स, तो पहली वीडियो मेरी वही थी बाबर की ट्रिक की।
फिर आने वाले धीरे धीरे वीडियो में सुधार किया मैंने। ठीक फ्रेंड्स, उस वीडियो से इंस्पायर हुआ मैं कि ये वीडियो इतनी बुरी बनी है, लेकिन मैं वो डिलीट नहीं करूँगा क्योंकि वो मेरी यूट्यूब पर पहली वीडियो थी। और जिस दिन वो वीडियो बनाई थी ना, मुझे इतनी तेज़ बुखार था। तो चलो ये सब एक अलग की बात है, ये टेस्ट सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 18, और उसमें हम देखेंगे मौर्य काल। ठीक फ्रेंड्स, मौर्य वंश देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ समय के बाद, क्योंकि आज संडे है ना, ये वीडियो आज अपलोड हो जाएगी और रात के करीब 10-11 बजे तक मौर्य काल भी अपलोड कर दूंगा मैं, अगर टाइम मुझे मिला तो। ठीक फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।